नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। जी। सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर असल में मतलब ये बस इस बारे में है कि किसी देश के लोग अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज से देश की तरक्की में कैसे भागीदार बनते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसे फटाफट समझेंगे। फिजिकल कैपिटल क्या, ह्यूमन कैपिटल क्या, ये बनता कैसे है, अर्थव्यवस्था में इसका क्या रोल है, इसमें क्या अड़चने आती हैं, और हाँ, ये ह्यूमन डेवलपमेंट से अलग कैसे है। समझ लीजिए, बस एक क्विक जरूरी रिवीजन जैसा। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत, उसकी असली संपत्ति तो उसके लोग ही होते हैं। हाँ, सही बात है। उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी काबिलियत, यही सब मिलकर देश को आगे ले जाते हैं। तो चलिए इस विषय की जो मुख्य बातें हैं उनको टटोलते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है, खासकर अपने देश भारत के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं दो तरह की पूंजी या कैपिटल से। जी। पहली है फिजिकल कैपिटल। ये क्या है? ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, जैसे फैक्ट्री की मशीनें हो गई, बिल्डिंग्स हैं, जमीन है, गाड़ियां, कच्चा माल। अच्छा, मतलब प्रोडक्शन में काम आने वाला सारा सामान। बिल्कुल। और एक और बात, ये फिजिकल कैपिटल जो है वो उसके मालिक से अलग होती है। हाँ, उसे बेचा खरीदा जा सकता है। हाँ, और एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। और समय के साथ या टेक्नोलॉजी बदलने पर इसकी कीमत कम होती जाती है। हाँ, वो डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं। जी, डेप्रिसिएशन। अब दूसरी तरफ है ह्यूमन कैपिटल। ओके। ये इंसान के अंदर की चीज है। अंदर की चीज मतलब उसकी नॉलेज, उसके स्किल्स, काबिलियत, सेहत, उसका तजुर्बा। अच्छा, तो इसे छू नहीं सकते हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंटेंजिबल है। और सबसे बड़ी बात, इसे इसके मालिक यानी उस इंसान से अलग नहीं किया जा सकता। ये तो है, इंसान के साथ ही रहेगी। हाँ, और फिजिकल कैपिटल की तरह इसे आसानी से एक देश से दूसरे देश नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि इस पर भाषा, संस्कृति, वहाँ का माहौल, इन सब का असर होता है। अच्छा। और एक और फर्क है, फिजिकल कैपिटल का फायदा वो मेनली उसके मालिक को होता है। हाँ। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का फायदा उस इंसान को तो होता ही है, साथ साथ पूरे समाज को भी मिलता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक अच्छा डॉक्टर है, वो खुद तो कमाएगा ही, लेकिन समाज को भी तो स्वस्थ रखेगा ना। हाँ, बात तो सही है। इसी को एक्सटर्नल बेनिफिट कहते हैं। समझ गया। तो फिर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या भला है? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिससे देश में स्किल्ड, पढ़े लिखे, स्वस्थ लोगों की संख्या और उनकी क्वालिटी समय के साथ बढ़ती है। मतलब देश में ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक बढ़ाना। बिल्कुल। जैसे देश में और ज्यादा काबिल डॉक्टर्स तैयार करना, इंजीनियर्स, टीचर्स, अच्छे कारीगर, ये सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है, ठीक है। तो सवाल यह है कि ये ह्यूमन कैपिटल मतलब ये स्किल्स और नॉलेज, ये आती कहाँ से है? इसे बनाने के मेन सोर्स क्या है? इसके कई स्रोत हैं, पर हम 5 सबसे अहम गिन सकते हैं। ओके, बताइए। पहला और सबसे जरूरी, शिक्षा पर खर्च। एजुकेशन। हाँ, जैसे कोई कंपनी मशीन खरीदती है भविष्य में मुनाफा कमाने के लिए, वैसे ही लोग अपनी या अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं ताकि भविष्य में बेहतर कमाई हो सके। सही बात है। दूसरा है स्वास्थ्य पर खर्च। देखिए, सीधी सी बात है, स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छा काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें सब कुछ आता है। बीमारियों से बचाव, जैसे टीके लगाना, इलाज करवाना, साफ पानी, सफाई, हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाना, ये सब एक प्रोडक्टिव और एक हेल्दी वर्कफोर्स तैयार करता है। तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब काम करते करते सीखना। एग्जैक्टली। कंपनियां अक्सर अपने कर्मचारियों को काम सिखाती हैं या बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं ताकि वो और बेहतर काम कर सकें। इससे ना प्रैक्टिकल स्किल बढ़ती है जो सिर्फ किताबों से नहीं मिलती। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। चौथा क्या है? चौथा है माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। अच्छा, वो कैसे? लोग बेहतर नौकरी और सैलरी के लिए जाते हैं ना, गांव से शहर या फिर दूसरे देश। हाँ, जाते तो हैं। इसमें खर्चा तो होता है जाने का, रहने का, पर उम्मीद ये होती है कि जो ज्यादा कमाई होगी उससे ये खर्चा निकल जाएगा और फायदा भी होगा। और सोचिए, अगर स्किल्ड लोग बाहर जाकर और सीख कर देश वापस आते हैं तो देश की ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है। हाँ, ये भी एक एंगल है। और पांचवा है सूचना पर खर्च, इंफॉर्मेशन पे खर्चा। जानकारी पर खर्च, वो कैसे? अरे भाई, सही जानकारी हासिल करने के लिए भी तो मेहनत और कभी कभी पैसा लगता है। जैसे ये पता करना कि कौन सा कोर्स करना अच्छा रहेगा, किस नौकरी में बढ़िया सैलरी मिलेगी, या फिर कौन सा डॉक्टर या अस्पताल अच्छा है। अच्छा, हाँ, ये भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही हुआ। सही फैसला लेने में मदद करता है। बिल्कुल। तो ये हुए 5 मुख्य स्रोत। समझ गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग, माइग्रेशन और जानकारी। ठीक है, पर अब मेन सवाल, ये सब करने से मतलब ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने से देश की इकोनॉमी को क्या फायदा?
क्यों जरूरी है ये सब? अरे इसका तो इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत सीधा और गहरा रिश्ता है। कई तरह से फायदा होता है। जैसे? पहला तो ये कि फिजिकल कैपिटल का बेहतर इस्तेमाल होता है। सोचिए, आपने बढ़िया मशीनें लगा दी, फैक्ट्री खोल ली। हाँ। लेकिन अगर चलाने वाले लोग अनाड़ी हैं, उन्हें ठीक से ऑपरेट करना नहीं आता, तो क्या फायदा? नुकसान ही होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर लोग स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो उन्हीं मशीनों का, उन्हीं रिसोर्सेज का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, कम बर्बादी करेंगे। सही। और दूसरा? ज्यादा उत्पादकता और उत्पादन, मतलब हायर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। ओके। जो लोग स्किल्ड होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, यानी उतने ही टाइम में ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का काम करते हैं। इससे देश का कुल उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन, बढ़ता है और नतीजतन देश की नेशनल इनकम यानी जीडीपी भी बढ़ती है। अच्छा। तीसरा फायदा तीसरा है नवाचार और तकनीकी सुधार, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ये कैसे? देखिए, शिक्षा लोगों को नई चीजें सोचने समझने की क्षमता देती है। वो नए आविष्कार कर सकते हैं या पुरानी चीजों को बेहतर बनाने के तरीके यानी इनोवेशंस सोच सकते हैं। हाँ, जैसे आजकल एआई, नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। बिल्कुल। इन नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और बनाने के लिए भी तो पढ़े लिखे स्किल्ड लोग ही चाहिए ना। हाँ, ये तो है। चौथा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो कैसे? जब लोगों के पास अच्छी स्किल होती है, अच्छी सेहत होती है, तो वो बेहतर कमाते हैं, उनका रहन सहन सुधरता है, सामाजिक स्तर बेहतर होता है, ओवरऑल लाइफ क्वालिटी अच्छी होती है। और एक और अहम बात, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल से पॉपुलेशन कंट्रोल। हाँ, ऐसा देखा गया है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, खासकर महिलाएं, वो परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के महत्व को बेहतर समझती हैं। इससे जनसंख्या वृद्धि दर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ये इंटरेस्टिंग है। और कुछ? हाँ, एक और, लंबी उम्र और ज्यादा काम, मतलब इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके। जब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं, लोग स्वस्थ रहते हैं, तो उनकी औसत उम्र बढ़ती है। हाँ। इसका मतलब है कि वो ज्यादा सालों तक काम कर सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। वाह, तो काफी सारे फायदे हैं इसके। फिजिकल कैपिटल का सही इस्तेमाल, ज्यादा प्रोडक्शन, इनोवेशन, बेहतर जिंदगी, पॉपुलेशन कंट्रोल और लंबी उम्र। जी हाँ, ये सब जुड़े हुए हैं। पर एक सवाल मन में आ रहा है, क्या ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा है? मतलब ह्यूमन कैपिटल बढ़ाओ तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, या फिर ये उल्टा भी काम करता है? मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होने से ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये रिश्ता बिल्कुल दो तरफा है। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तरफ तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ज्यादा ह्यूमन कैपिटल यानी ज्यादा स्किल्ड हेल्दी लोग, वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, नए आइडिया लाते हैं, जिससे जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। हाँ, ये तो समझा। दूसरी तरफ जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, तो क्या होता है? सरकार के पास ज्यादा पैसा आता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है। हाँ। तो फिर सरकार और लोग दोनों ही शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च कर पाते हैं। अच्छा। बेहतर स्कूल बनते हैं, अच्छे कॉलेज खुलते हैं, ज्यादा अस्पताल बनते हैं, जिससे और अच्छी ह्यूमन कैपिटल तैयार होती है। अरे वाह, तो ये एक तरह से साइकिल जैसा है। एक चीज दूसरे को बढ़ाती है और दूसरी फिर पहले को। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसे हैंड टू हैंड रिलेशनशिप कह सकते हैं। हालांकि ये नापना बड़ा मुश्किल है कि कौन किसको कितना बढ़ाता है, पर डेटा यही दिखाता है कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ अक्सर साथ साथ चलते हैं। भारत ने भी, आपको पता है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही ह्यूमन कैपिटल के महत्व को पहचान लिया था। अच्छा, 7th 5-year प्लान में? जी। और जो अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020 वाली, वो भी भविष्य की जरूरतों को देखती है, जैसे एआई, डेटा साइंस वगैरह, और उसी हिसाब से स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बहुत जोर देती है। समझ गया। तो मतलब ये दोनों साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पर अगर ये ह्यूमन कैपिटल इतनी अच्छी चीज है, इतनी फायदेमंद है, तो फिर भारत में इसको बढ़ाने में दिक्कतें क्यों आ रही हैं? मतलब हम कहाँ अटक रहे हैं? हाँ, दिक्कतें तो हैं और कई हैं। चुनौतियां काफी गंभीर भी हैं। जैसे सबसे बड़ी क्या लगती है? देखिए, एक तो हमारी बढ़ती जनसंख्या है, राइजिंग पॉपुलेशन। हाँ, वो तो है। जब आबादी इतनी तेजी से बढ़ती है, तो हर व्यक्ति के हिस्से में जो संसाधन आते हैं, चाहे वो स्कूल में जगह हो, टीचर का ध्यान हो, अस्पताल में बेड हो, वो कम हो जाते हैं। सबके लिए अच्छी क्वालिटी की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। बात तो सही है। और दूसरी बड़ी समस्या है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन? हाँ, ये तो बहुत सुना है। मतलब हमारे पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल। हमारे बेस्ट माइंड्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, अच्छी नौकरियों, बेहतर मौकों और सैलरी के लिए विदेश चले जाते हैं। ये सिर्फ लोगों का जाना नहीं है, ये हमारे देश के टैलेंट का नुकसान है, उस इन्वेस्टमेंट का नुकसान है जो हमने उनकी पढ़ाई पर किया था। ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और क्या है दिक्कत है? एक और है अपर्याप्त ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
खासकर कुछ सेक्टर्स में। जैसे खेती को ले लीजिए। एग्रीकल्चर में किताबी ज्ञान शायद दे दिया जाता है, पर खेत में ले जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे दी जाए, इसकी बहुत कमी है। हाँ, थ्योरी पढ़ा दी पर प्रैक्टिकल नहीं कराया। एग्जैक्टली। नतीजा क्या होता है? डिग्री तो मिल जाती है, पर असल में काम करने का हुनर, वो स्किल नहीं आ पाती। और फिर अकादमिक स्तर पर भी सवाल उठते हैं। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे कई स्कूलों और कॉलेजों में जो पढ़ाई का लेवल है वो शायद विकसित देशों के मुकाबले उतना ऊंचा नहीं है। स्किल डेवलपमेंट पर कम, रट्टा मारने पर ज्यादा जोर रहता है। अच्छा। फिर एक बहुत बड़ी चुनौती है असमानता, रीजनल और जेंडर इनइक्वालिटी। मतलब शहरों और गांवों में फर्क, और लड़के लड़कियों में। हाँ, शहरों में जैसी सुविधाएं हैं वैसी गांव में नहीं है, और आज भी कई जगह लड़कियों को पढ़ने या आगे बढ़ने के उतने मौके नहीं दिए जाते जितने लड़कों को मिलते हैं। ये तो गलत बात है। बिल्कुल। और ये असमानता ह्यूमन कैपिटल बनने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और कोई बड़ी प्रॉब्लम? हाँ, एक और अजीब सी लेकिन बहुत गंभीर समस्या है पढ़े लिखों में बेरोजगारी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड यूथ। ये कैसे है? पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार? हाँ, ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और जॉब मार्केट की जरूरतों में शायद तालमेल नहीं है। बच्चों को वो स्किल्स नहीं मिल पा रही हैं जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है। डिग्री तो है, पर नौकरी लायक स्किल नहीं। बाप रे, ये तो वाकई बड़ी और कॉम्प्लेक्स चुनौतियां हैं। बढ़ती आबादी, ब्रेन ड्रेन, ट्रेनिंग की कमी, स्टैंडर्ड्स, असमानता और फिर पढ़े लिखों की बेरोजगारी। जी। ऐसे में एक सवाल उठता है, ये जो इतने जरूरी सेक्टर हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या हम इन्हें पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के भरोसे छोड़ सकते हैं? मतलब सरकार को इसमें दखल देने की क्या जरूरत है? मार्केट अपने आप ठीक नहीं कर लेगा? नहीं, देखिए, इन्हें पूरी तरह से बाजार पर छोड़ना शायद ठीक नहीं होगा। सरकार का दखल, गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्या कारण है? कई कारण हैं। पहला तो है सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट्स। अच्छा। हमने बात की थी ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य का फायदा सिर्फ उस एक व्यक्ति को नहीं मिलता जो उसे हासिल करता है, बल्कि पूरे समाज को मिलता है। हाँ, जैसे डॉक्टर वाला उदाहरण। बिल्कुल। एक पढ़ा लिखा नागरिक बेहतर वोट डालता है, नियमों का पालन करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति दूसरों में बीमारी नहीं फैलाता। अब प्राइवेट सेक्टर तो शायद सिर्फ अपना मुनाफा देखेगा, वो समाज के इस फायदे के लिए उतना इन्वेस्ट क्यों करेगा? ये पॉइंट तो वैलिड है। और दूसरा, इन सेक्टर्स में लिए गए फैसलों का असर बहुत लंबा होता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, और इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। मतलब सोचिए, आपने अपने बच्चे को गलत स्कूल में डाल दिया या किसी ने गलत अस्पताल में इलाज करा लिया, तो उसका नुकसान बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। ये कोई टीवी खरीदने जैसा फैसला नहीं है कि पसंद नहीं आया तो बदल लिया। हाँ, बात तो सही है। तीसरा, जानकारी की कमी होती है आम लोगों के पास। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं इसे। वो क्या होता है? मतलब हमें और आपको अक्सर ये पूरी तरह पता नहीं होता कि कौन सा स्कूल सच में अच्छा पढ़ाता है, किस अस्पताल में इलाज की क्वालिटी कैसी है, या उसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए। हाँ, ये तो है। विज्ञापनों पर भरोसा करना पड़ता है। बिल्कुल। और प्राइवेट प्रोवाइडर्स इस जानकारी की कमी का फायदा उठा सकते हैं, ज्यादा पैसे ले सकते हैं या क्वालिटी गिरा सकते हैं। तो सरकार को नियम बनाने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं, कीमतों पर थोड़ी नजर रखनी पड़ती है। अच्छा, और सबसे जरूरी कारण? सबसे जरूरी है समानता और पहुंच का सवाल, इक्विटी एंड एक्सेस। हमारे देश में आज भी बहुत बड़ी आबादी गरीब है। वो महंगे प्राइवेट स्कूलों की फीस या प्राइवेट अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकती। ये तो सच है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि हर नागरिक को, खासकर जो जरूरतमंद है, उनको बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, मुफ्त या बहुत कम कीमत पर। हाँ। और अब तो इन्हें नागरिकों का मूल अधिकार भी माना जाता है। सही बात है। सरकार का रोल तो बहुत जरूरी है इसमें। अब जरा खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन कैपिटल बनाने का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। जी बिल्कुल। तो भारत में इस मोर्चे पर क्या स्थिति है, क्या हो रहा है? शिक्षा, जैसा आपने कहा, ह्यूमन कैपिटल की नींव है। अगर भारत में स्थिति देखें तो कुछ चीजें हैं। पहला, सरकारी खर्च, एक्सपेंडिचर। हाँ, सरकार ने शिक्षा पर खर्च बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। कितना? जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो ये लगभग 4% के आसपास रहता है। पर ये काफी है। देखिए, एक एजुकेशन कमीशन बनी थी 1964-66 में, कोठारी कमीशन। उसने सिफारिश की थी कि जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। अच्छा, 6%, और हम 4 पर हैं। हाँ, तो उस लक्ष्य से हम अभी भी पीछे हैं। हालांकि सरकार ने 2% का एजुकेशन सेस भी लगाया है, जिसका पैसा खासतौर पर एलिमेंट्री एजुकेशन पर ही खर्च होता है। और ये पैसा खर्च कहाँ होता है ज्यादातर? जो कुल खर्च होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा एलिमेंट्री एजुकेशन पर जाता है, मतलब क्लास 1 से 8 तक। और सबसे कम जाता है हायर एजुकेशन पर, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी। लेकिन प्रति छात्र खर्च तो हायर एजुकेशन में ज्यादा होगा। हाँ, प्रति छात्र खर्च हायर एजुकेशन में काफी ज्यादा है।
जरूरत तो असल में हर लेवल पर, स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन, सब पर खर्च बढ़ाने की है। और राज्यों के बीच भी खर्च में काफी फर्क दिखता है। अच्छा, और कौन सी मुख्य संस्थाएं हैं जो इस सेक्टर को देखती हैं? कई महत्वपूर्ण संगठन हैं, जैसे स्कूल लेवल पर NCERT है, जो सिलेबस और किताबें वगैरह देखती है। हाँ, NCERT की किताबें पढ़ी हैं। फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जी। टेक्निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, इन सब के लिए AICTE है। और मेडिकल रिसर्च के लिए ICMR है। ये सब रेगुलेशन और स्टैंडर्ड बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ हासिल भी हुआ है इतने सालों में? अचीवमेंट्स क्या हैं? हाँ, बिल्कुल हासिल हुआ है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, वो निश्चित रूप से बढ़ी है। हाँ, पहले से तो काफी ज्यादा लोग पढ़ लिख सकते हैं। जी, और अच्छी बात यह है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच जो लिटरेसी गैप था वो भी कम हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने वालों की दर भी बढ़ी है। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, एनरोलमेंट रेशियो, वो भी बढ़ा है। तो ये सब पॉजिटिव है? हाँ, ये उपलब्धियां हैं, लेकिन इतनी समस्याएं भी हैं। हाँ, समस्याएं भी कम नहीं है। एक तो आज भी देश में करोड़ों लोग निरक्षर हैं। इलिटरेसी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, हमारी शिक्षा में वोकेशनलाइजेशन की कमी है। मतलब डिग्री पर ज्यादा जोर है, प्रैक्टिकल स्किल्स या रोजगार से जुड़े हुनर सिखाने पर कम। हाँ, वो स्किल गैप वाली बात। तीसरा, लैंगिक असमानता अभी भी है, खासकर हायर एजुकेशन में। लड़कियों के लिए मौके अभी भी कम है कई जगह। गांवों में अच्छे स्कूलों की पहुंच, क्वालिटी एजुकेशन की कमी, सरकारी खर्च का कम होना और प्राइवेटाइजेशन की वजह से बढ़ती फीस, ये सब भी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, ये तो हैं। वो राइट टू एजुकेशन एक्ट का क्या हुआ? हाँ, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पर उसका असर कितना हुआ है जमीन पर? देखिए, कानून बनना एक बात है, उसे पूरी तरह से लागू करना, उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करना, ये अभी भी एक चैलेंज है। पर हाँ, इससे एनरोलमेंट बढ़ा है। समझ गया। तो शिक्षा एक बहुत जरूरी है, पर काफी चुनौतियों भरा एरिया है। अच्छा, अब बिल्कुल आखिर में एक सवाल। हमने शुरू में ह्यूमन कैपिटल की बात की, एक और मिलता जुलता शब्द सुनने में आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट। जी, मानव विकास। हाँ, क्या ये दोनों एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? नहीं, ये सुनने में भले ही एक जैसे लगे, पर इनके पीछे जो सोच है, जो नजरिया है, उसमें एक बुनियादी फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? देखिए, ह्यूमन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य को उत्पादकता बढ़ाने का एक साधन मानता है, एक मीन्स मानता है। मतलब ये कि शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो, ताकि लोग ज्यादा प्रोडक्टिव बने, ज्यादा कमाएं, देश की इकोनॉमी में ज्यादा योगदान दें। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, तो ह्यूमन कैपिटल के नजरिए से वो शायद बेकार है। अच्छा, तो यहाँ इंसान एक तरह से जरिया है इकोनॉमी बढ़ाने का। हाँ, एक तरह से। अब दूसरी तरफ है ह्यूमन डेवलपमेंट। ये नजरिया शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने आप में लक्ष्य मानता है, एंड्स मानता है। लक्ष्य कैसे? इसके हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य इसलिए जरूरी नहीं है कि उनसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, बल्कि इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मानव कल्याण, ह्यूमन वेलबींग के लिए आवश्यक है। हर इंसान को अधिकार है कि वो पढ़ लिख सके, एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके, ताकि वो अपनी जिंदगी में और बेहतर चुनाव कर सके, अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। अच्छा, तो यहाँ फोकस इंसान पर है। एग्जैक्टली। इस नजरिए से हर व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य मिलना ही चाहिए। ये उसका अधिकार है, चाहे उससे देश की GDP बढ़े या ना बढ़े। ये एक ज्यादा व्यापक, ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ह्यूमन कैपिटल देख रहा है कि इंसान इकोनॉमी के लिए क्या कर सकता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट देख रहा है कि इंसान का अपना जीवन कितना बेहतर हो सकता है, वो खुद क्या बन सकता है। बिल्कुल सही समझे आप। ह्यूमन डेवलपमेंट इंसान को साध्य मानता है, साधन नहीं। बहुत बढ़िया। तो आज हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कई बहुत सारे अहम पहलुओं को फटाफट समझा। फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में क्या अंतर है, ये बनती कैसे है, इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका क्या रोल है, भारत में इसे बढ़ाने में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, सरकार को क्यों दखल देना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र की क्या स्थिति है, और आखिर में ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का ये जरूरी फर्क भी समझा। जी, उम्मीद है ये जो क्विक रिवीजन हमने किया, ये सबके लिए काम कर रहा होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, हम लगातार सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में। टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। हाँ, हर रोज कुछ नया आ रहा है। तो ऐसे में भविष्य के लिए किस तरह की ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा कीमती होगी? वो कौन सी स्किल्स होंगी? किस तरह की क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर लगातार सीखते रहने और बदलाव के साथ ढलने की क्षमता, मतलब अडेप्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा जरूरी होगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और भारत अपनी इतनी बड़ी आबादी और जो मौजूदा चुनौतियां हैं, जैसे असमानता है, ब्रेन ड्रेन है, इन सब के साथ ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसके लोग भविष्य की इन जरूरतों के लिए तैयार हों? वाकई
इस पे जरूर सोचना चाहिए। जी, इस पर जरूर सोचिएगा।